कभी सोचा है कि मक्के के भुट्टे पर कोई एलियन जैसी चीज भी उग सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी अनोखी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि मक्के के भुट्टे पर कब्जा करती ये अजीब ट्यूमर जैसी दिखने वाली चीज आखिर है क्या? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक अजीब गहरी सी गांठ है जो मक्के के दानों की जगह ले लेती है। और इसका साइज कभी-कभी तो ये 12 इंच से भी बड़ी हो जाती है। सच कहूं तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, पता लगाते हैं कि इस अजीब सी दिखने वाली गांठ के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। और नहीं, ये कोई एलियन नहीं है। तो इसका नाम है कॉर्न स्मट। जी हां, कॉर्न स्मट। ये असल में मक्के की एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। और इसके पीछे का कारण है एक फंगस जिसका साइंटिफिक नाम है उस्टिलैगोमेडिस। वैसे भारत में इसे कंग्यारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये फंगस पौधे पर हमला करता कहाँ है? असल में ये मक्के के पौधे के किसी भी बढ़ते हुए हिस्से को, मतलब जहां भी नई ग्रोथ हो रही हो, उसे संक्रमित कर सकता है। चाहे वो भुट्टे हों, पौधे का ऊपरी हिस्सा हो, तना हो या फिर पत्तियां। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक ही जगह पर असर करता है, पूरे पौधे में नहीं फैलता। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये है क्या। लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि एक छोटा सा, मतलब माइक्रोस्कोपिक बीजाणु इतनी बड़ी गांठ में कैसे बदल जाता है। चलिए इस फंगस की पूरी लाइफ स्टोरी को समझते हैं। ओके, तो ये जो सामने दिख रहा है, ये है यूस्टिलागोमेडिस का पूरा लाइफ साइकिल, उसका एक साइंटिफिक डायग्राम। पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। ये असल में एक रोड मैप जैसा है जो हमें इसके पूरे सफ़र को समझने में मदद करेगा। चलिए इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। कहानी शुरू होती है काले रंग के छोटे छोटे बीजाणुओं से, जिन्हें टेलियोस्पोर्स कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सालों तक मिट्टी में जिंदा रह सकते हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए। फिर जैसे ही वसंत में सही तापमान और नमी मिलती है, ये जाग जाते हैं, अंकुरित होते हैं। हवा या पानी के जरिए ये मक्के के पौधे तक पहुंचते हैं। लेकिन इन्फेक्शन के लिए एक ट्विस्ट है। जब दो अलग अलग तरह के बीजाणु आपस में मिलते हैं, तभी ये पौधे को संक्रमित कर पाते हैं। और एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये फंगस मक्के की कोशिकाओं को बहुत तेजी से बढ़ने के लिए उकसाता है और बस बन जाती है वो बड़ी सी गांठ। और आखिर में जब ये गांठ पूरी तरह से पक जाती है तो ये फट जाती है और इसमें से हजारों नए बीजाणु हवा में बिखर जाते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और ये देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसे दिखते हैं ये टेलियोस्पोर्स। यही है वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जिद्दी बीजाणु जो इस पूरे चक्र की शुरुआत करते हैं। साइज में छोटे हैं पर इनका असर बहुत बड़ा है। तो इन्फेक्शन कैसे होता है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब भी एक सवाल है। एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन इतनी बड़ी विशाल गांठ कैसे बन जाता है? चलिए अब इस गांठ की एनाटॉमी को समझते हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी रफ्तार। जरा सोचिए, इन्फेक्शन के सिर्फ 3 से 6 दिन के अंदर ही दाने खराब दिखने लगते हैं। 9 से 10 दिन होते होते छोटी सफेद गांठें साफ नजर आने लगती हैं। फिर 16 से 18 दिनों तक ये गांठ अंदर से लगभग 70% काली पड़ जाती है और बस 21 से 23 दिनों के अंदर इसकी बाहरी परत फट जाती है और हजारों बीजाणु बाहर, मतलब 3 हफ्ते से भी कम समय में ये अपना पूरा काम कर देता है। कमाल की स्पीड है। तो एक कच्ची और एक पकी हुई गांठ में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब ये जवान होती हैं तो ये गांठें सफ़ेद, ठोस और थोड़ी चमकदार दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाती हैं, ये अंदर से काले बीजाणुओं के गीले और फिर पाउडर जैसे ढेर में तब्दील हो जाती हैं। और ये तस्वीरें इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ है एक बंद गांठ और दूसरी तरफ एक फटी हुई गांठ, जिसमें से हजारों बीजाणु बाहर निकल रहे हैं। यही है इस फंगस के लाइफ साइकिल का फाइनल और सबसे जरूरी स्टेज। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये फैलता कैसे है और काम कैसे करता है, तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। चलिए अब इसके मैनेजमेंट के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इसको मैनेज करने के कुछ मेन तरीके हैं। देखिए, सबसे जरूरी है कि संक्रमित पौधों को गांठ फटने से पहले ही खेत से हटा दिया जाए ताकि बीजाणु फैल ही ना पाएं। दूसरा, मक्के की ऐसी किस्में लगाएं जिनमें स्मट से लड़ने की ताकत हो, मतलब जो स्मट रेजिस्टेंट हो। खेत में खाद का सही बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है। खासकर ज्यादा नाइट्रोजन से बचना चाहिए क्योंकि इससे पौधे ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं।
फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करना एक अच्छा उपाय है। इससे संक्रमित हिस्से मिट्टी में गहरे दब जाते हैं। और हाँ, एक और बात, पौधों को किसी भी तरह की चोट लगने से बचाएं, क्योंकि हर एक खरोच इस फंगस के लिए खुला दरवाजा बन सकती है। और ये बात हमें घुमा फिराकर वापस वहीं ले आती है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, यानी वो बीजाणु। जैसा कि यहां लिखा है, ये फंगस मिट्टी या मक्के के बचे खुचे हिस्सों में काले सुप्त बीजाणु यानी टेलियोस्पोर्स के रूप में सर्दियों भर जिंदा रहता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इसका मैनेजमेंट इतना जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या कॉर्न स्मट सिर्फ एक विनाशकारी बीमारी है, या फिर इसकी कहानी में कुछ और भी है? सोचने वाली बात है ना, कि क्या इस एलियन का कोई और भी रूप हो सकता है।